तो औपनिवेशिक सत्ता के ही काल में प्रेमचंद का पूरा जीवन बीता। 1880 से 1936 तक का पूरा समय भारत के उपनिवेश रहने का एक समय है, और उस दौर में लिखी गई जो रचनाएं थी, और खास तौर से प्रेमचंद के जो पत्र हैं, उसमें भी जो मुंशी दयानारायण निगम को उन्होंने पत्र लिखे, वे पत्र जो चिट्ठी पत्री भाग 1 और चिट्ठी पत्री भाग 2 में संग्रहित हैं, उसमें भी चिट्ठी पत्री भाग 1 के जो पत्र हैं, वे उनकी, आपने विचार की बात की अशोक जी, तो मुझे लगता है कि उनकी वैचारिक दृष्टि को समझने के बहुत बड़े माध्यम हैं, कालक्रम को समझने के बहुत बड़े माध्यम हैं उनके जो पत्र हैं। जैसे मैं, चूंकि समय आपने बहुत जो बताया था उसको सम्मान करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे रख रहा हूं। एक पत्र उन्होंने मुंशी दयानारायण निगम को लिखा था 6 जुलाई 1918 को, और ये पत्र कब था, जबकि दयानारायण निगम सरकार से सहयोग करने की नीति अपना चुके थे और सरकार वार जर्नल जारी कर रही थी, और दयानारायण निगम चाहते थे कि उसके उर्दू संस्करण की जिम्मेदारी मुंशी प्रेमचंद निभाए। तब मुंशी प्रेमचंद ने एक पत्र लिखा उन्हें 6 जुलाई 1918 को कि अब मैं सरकारी अखबार नवीस क्या बनूंगा, अगर अखबार नवीस बनना तकदीर में है तो गैर सरकारी आजाद अखबार नवीस बनूंगा। जंग के मुतालिक मजमीन लिखने की भी इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है, बस इसी अपनी रफ्तारे कदीम पर चलूंगा। बीए करके किसी प्राइवेट स्कूल की मास्टरी और एक अच्छे अखबार की एडिटरी और कुछ पब्लिक काम, यही मिराजे जिंदगी है। अखबार मजदूरों किसानों का हामी और मुआविन होगा। ये पत्र है जो 6 जुलाई 1918 को लिखा हुआ। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद की दृष्टि क्या रही हो। एक आदमी जो नवाब राय के नाम से लिखता है सोजे वतन की, उसकी कहानियां आती हैं और वो कहानियां जब्त कर ली जाती। आप जानते हैं कि 1908 में वो संग्रह आया, 1909 में उसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। जब उन्हें पता लगा कि धनपत राय हैं नवाब राय के नाम से लिखने वाले, तो किसी तरह से उनकी नौकरी तो बच गई, लेकिन नवाब राय नाम चला गया। और फिर जो जिस कहानी की बात कर रही थी, बड़े घर की बेटी, 1910 में प्रेमचंद के नाम से वो पहली कहानी आई। हालांकि हिंदी में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो हिंदी में उनकी लिखी गई पहली कहानी सौत 1915 में आती। मुंशी प्रेमचंद जब पहली नौकरी करने के लिए चुनार में गए थे, तो चुनार में नौकरी करने के दरमियान पहली नौकरी थी, एक फुटबॉल मैच में उन्होंने गोरों की पिटाई कर दी। जाहिर सी बात है कि नौकरी नहीं चलनी थी, और 1 साल बाद ही वहां से वो नौकरी से निकाल दिए गए थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बड़े भाई थे, मेहताब राय छोटे थे, तो घर चलाना था। 10 रुपए की नौकरी थी, लेकिन वो करने गए थे, और वहां से जब बाहर आए तब जाकर के उनको फिर आगे नौकरी मिलती है प्राइमरी स्कूल के टीचर की, और फिर कैसे वो प्रतापगढ़ कानपुर होते हुए हमीरपुर जाते हैं, जब फिर वो SDI बनते हैं। तो उनका जो पूरा का पूरा जीवन है, अगर उसको आप देखें, आर्य समाज से प्रभावित थे। वो तमाम हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, मुस्लिम धर्म की जो बुराइयां हैं, उन पे हमले करते हैं, और जो आर्थिक संस्कृति है उस पर भी वे टिप्पणी करते हैं। कहते हैं अब न कोई हिंदू संस्कृति है, न कोई मुस्लिम संस्कृति है, अब एक संस्कृति है, वह आर्थिक संस्कृति। तो प्रेमचंद उस पूंजीवादी सत्ता को भी समझते हैं। आप रंगभूमि उपन्यास उनका उठा करके देख लीजिए। सिगरेट के कारखाने को लगाने के लिए पांडेयपुर की भूमि के अधिग्रहण का जो प्रस्ताव है, उसको आज आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ से जोड़कर देखिए, किस तरह से भूमि के अधिग्रहण का मामला आज किया जा रहा है। और प्रेमचंद बहुत पहले एक नायक को खड़ा करते हैं, और नायक ऐसा खड़ा करते हैं कि उपन्यास में नायक को अपदस्थ भी करते हैं। उपन्यास में अगर शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद की समीक्षा की जाए तो एक बड़ा क्रेडिट प्रेमचंद को पहली बार जाता है, एक क्या 2 क्रेडिट। उसके पहले के जो उपन्यास लिखे गए खत्री जी के प्रभाव में, उनमें एक किस्सा गो को संबोधन है, अब आगे सुनिए, आगे देखिए, आगे क्या होता है। प्रेमचंद वहां उस चीज को खत्म करते हैं।
किस्सा गो को संबोधित करने की परंपरा को खत्म करके किस्सा गोई की शैली में अपनी बात इस तरह से करते हैं कि शैली बनी रहती है, संबोधन खत्म होता है। और दूसरा ये कि वे नायक जो एक बड़ा फलक पे आता था, उस नायक को अपदस्थ करते हैं। आप देखिए कैसा है रंगभूमि का नायक, जो सूरदास है, अंधा है, भिखारी है, दलित है, उस नायक को वो केंद्र में ले आते हैं। होरी को देख लीजिए, होरी की क्या स्थिति करते हैं। ऐसी स्थिति कि नायक तो याद रह जाए लेकिन उसके कार्य व्यापार बड़े हो जाएं। और आप याद करें होरी को तो किसान जीवन की त्रासदी से समेकित करके याद करें। बिना किसान जीवन की त्रासदी का जिक्र किए होरी का जिक्र नहीं हो सकता। वे अंतरजातीय विवाहों का संदर्भ ले आते हैं। गोबर और झुनिया का उतना नहीं है, लेकिन माता दीन सिरिया का तो है कि माता दीन जी अगर आप हमको बाभन नहीं बना सकते तो हम तो आपको चमार बनाएंगे और बनना होगा। तो ये बात तो वो आदमी कब कर रहा है? 1936 या उसके पहले कर रहा है वो आदमी। तो जिसकी ऐसी वैचारिक दृष्टि हो, यही रहते हुए लखनऊ में जब वो चौगाने हस्ती की रचना कर रहे थे, जो आगे 1925 में रंगभूमि के नाम से छपा, तो वो इसी अमीनाबाद के पार्क में नमक बनाने का सत्याग्रह चल रहा था। तमाम लोगों को बीड़ा दे करके भेजा। आप देखिए कि आगे चल के शिवरानी देवी भी अरेस्ट होती हैं, वो शामिल होते हैं। और शुरू में तो गर्म विचारों के, तिलक के समर्थक हैं, गोखले के नहीं। हाँ, 1921 तक आते आते जब गोरखपुर में उनकी पोस्टिंग थी और 15 फरवरी 1921 को जब वो रिलीव होते हैं अपनी नौकरी से, उसके बाद उन पर जो प्रभाव पड़ता है वो गांधीवाद का एक चरम प्रभाव उन पर दिखाई देता है। आप प्रेमाश्रम में देख लीजिए, जिस तरह से प्रेम शंकर के माध्यम से उस जमींदारी व्यवस्था को एक आदर्श पे ले जाकर के खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता में अवध के संग्राम, जो किसान संग्राम है, उससे जोड़ करके उस उपन्यास को देखिए तो आप जी जी आपका नेटवर्क फ्रीज कर गया है। आपका नेटवर्क फ्रीज कर गया है। तो ये बीच में फोन आ रहा था। तो बलराम और बलराज और मनोहर जैसे चरित्र वो ले आते हैं। ऐसे चरित्रों के माध्यम से वो एक को कारपोरेट सदस्य बनाते हैं, तो किसान की सत्ता एक तरह से वो स्थापित करते हैं। और ये सारी चीजें रंगभूमि में कहता है लड़का कि दादा अगर हमारी झोपड़ी क्या 100 बार जला देंगे तो हम 100 बार बनाएंगे। तो रंगभूमि का नायक कहता है कि हाँ सूरदास, कि 100 बार नहीं 1000 बार अगर जला देंगे तो हम 1000 बार जलाएंगे, 1,00,000 बार जला देंगे तो हम 1,00,000 बार बनाएंगे। ये गांधीवाद का पूरा असर आप रंगभूमि में देख लीजिए। आप अनमेल विवाह के संदर्भों को निर्मला में देख लीजिए, आप कर्मभूमि को पढ़िए। तो प्रेमचंद के उपन्यास, यहां तक कि कहानियां औपनिवेशिक सत्ता को एक मेटाफर के जरिए दो बैलों की कथा जैसी अद्भुत कहानी में वो बयान कर देते। रूपक हैं, हीरा और मोती तो रूपक हैं, नरम दल गरम दल के रूपक हैं। कि सांड को मारना है तो दोनों को मिलके चलना होगा, अकेले सांड को नहीं मार पाएंगे। तो आप प्रेमचंद को बहुत साधारण संदर्भों से उठा के बड़े संदर्भ तक देखिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि एक आदमी जिसने कि अपनी जिंदगी के 60 साल भी नहीं बिताए, 56 साल जिया आदमी, 1903 में पहली बार लिख रहा है वो आदमी उर्दू में, 1915 से हिंदी में लिखने के लिए आ रहा है। वो आदमी इतना अपरिमित साहित्य, इतने उपन्यास, 301 कहानियां हिंदी और उर्दू की मिला के, इतना हंस के संपादकीय, जागरण के संपादकीय, माधुरी, और इसके अलावा कहां कहां मास्टरी, मारवाड़ी स्कूल, काशी विद्यापीठ, प्राइमरी स्कूल, एसटीआई नौकरी करते हुए, कहां कहां प्रेस, सरस्वती प्रेस का किस्सा तो आप सबको पता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और इतने पत्र 282 एक में 282 एक में रोज इतने पत्र, इतने वैचारिक लेख, इतनी पुस्तक समीक्षाएं, इतने अनुवाद, 3 नाटक। मैं तो हतप्रभ हूं कि वो आदमी जो कलम का अपने को मजदूर कहता था, कैसे एक वैचारिक तेज के साथ धार बनाए रखते हुए रोज इतना लिखता था कि वो विपुल साहित्य जिसको हम लोग चाहें तो पलटने में भी
शायद साल लग जाए, वो उस जी आदमी सर। ने इस हिंदी साहित्य को दिया है। उनके अवदान को हम कभी भुला नहीं सकते। आपने